वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया अजीज। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2023 में मायूस कुन तरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को बतौर कैप्टन इस्तीफा देना पड़ा है। क्रिकेट टीम के हेड कोच या फिर टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर को हटाकर उनकी जगह मोहम्मद हफीज़ को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि T20 टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी मुकर्रर कर दिए गए हैं। वनडे टीम के कप्तान के ऐलान के जो है वो अभी एक्सपेक्टेड है कि बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारियां तब्दील करने का ऐलान करते हुए नए स्टाफ की तकर्री भी कहा है कि हम जल्दी कर देंगे। वर्ल्ड कप में हालिया शिकस्त की वजह से कौमी क्रिकेट टीम में अभी मजीद तब्दीलियाँ होंगी। कल साबिक कैप्टन बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने लिखा, मुझे अभी भी वो लम्हा नहीं भूलता जब 2019 में मुझे कैप्टनसी सौंपी गई थी। मैंने अपनी कप्तानी के दौरान काफ़ी ऊंच नीच देखी है। ये मेरे लिए मुश्किल फैसला था, लेकिन इस फैसले में बेहतरी है। बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी जारी रखूंगा। नए कैप्टन की हर तरह से सपोर्ट करता रहूंगा। मेरी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में पहली पोजीशन हासिल की। बाबर आजम की नाकस कैप्टनसी पर सवालात उठ रहे हैं। हमने देखा कि बाबर आजम माजी में शिकस्त पर मुश्किल फैसले लेने के बजाय खिलाड़ियों को इनकरेज करते थे। अब ये अच्छी बात है या गलत बात है, लेकिन नतीजा उसका इतना पॉजिटिव नहीं निकला। फिर वर्ल्ड कप में उन्हीं खिलाड़ियों को साथ ले जाने पर इसरार भी करते थे। ज़रा देखिए कि टीम मीटिंग में बाबर आजम ने मैच हारने के बाद क्या कहा। हालिया वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर कुछ अहम सवालात सामने नजर आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। एशिया कप में नाकामी के बावजूद उसी टीम को वर्ल्ड कप में मुंतखब करने का जिम्मेदार कौन है? क्या क्रिकेट टीम में मेरिट पर सिलेक्शन के बजाय दोस्तियों के बुनियाद पर सिलेक्शन की गई? पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग में दुनिया में लोहा मनवाने के बावजूद हालिया चंद सालों में अच्छे स्पिनर्स क्यों मैदान में नहीं ला सका? शान मसूद और शाहीन अफरीदी को कप्तानी का ज़्यादा तजुर्बा नहीं, तो क्या बाबर आजम के वो मुतबादल हो सकते हैं? क्या कप्तान तब्दील करने से क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी बेहतर कारकर्दगी में तब्दील हो जाएगी? बार बार कोचिंग स्टाफ और चीफ सेलेक्टर की तब्दीली से टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने का इम्कान ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? मौजूदा PCB सरबराह तो खुद चंद माह के लिए ओहदे पर मौजूद है, तो उनके किए गए फैसलों से क्रिकेट की बेहतरी कैसे मुमकिन है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म करके रीजनल क्रिकेट बहाल करने से पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हुआ या नुकसान? हमारे साथ मौजूद हैं, आप किस तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो क्रिकेट देखता है वो डॉक्टर नुमान नियाज़ को अच्छे तरीके से जानता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान फॉर बीइंग हियर। सो द एक्सपर्ट, द वेटरन, ओवर टू यू। मुझे बताएं कि क्या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे बाबर आजम? देखें, आप बाबर आजम पे आने से पहले सबसे मुझे टाइमिंग नहीं समझ आई चेंज करने की। टाइम नहीं, हमें तो इससे भी हम पहले कर रहे हैं। हम तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप थ्रेटन कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि कस्टोडियन है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया था अहेड ऑफ अ वेरी क्रूशल मैच। पाकिस्तान का मेक और ब्रेक था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उसमें उन्होंने पहले कहा हुआ था आपको और मुझको कि इनको सपोर्ट करो, और फिर दूसरी लाइन में था कि भाई वापस आओगे ना तो हम तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। और तीसरा हाथ झाड़ लिए थे चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी ज़का शाह साहब ने। उसमें लिखा हुआ था कि ये टीम हमने सेलेक्ट नहीं की, ये बाबर आजम और इंजमामुल हक ने की। तो क्या इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? किस मुंह से वो गवर्निंग बॉडी कहते हैं अपने आप को टू रन ऑल क्रिकेट इन पाकिस्तान? कि आपकी पाकिस्तान टीम इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, रिगार्डलेस ऑफ कि वो परफॉर्मेंस क्या हो रही, सही सिलेक्शन है गलत सिलेक्शन है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट डू दैट। दिस मीन्स कोई और एजेंडा था बैक एंड पे। क्या हो सकता है? और बैक एंड पे जी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई और थोड़ी देर के बाद हमने देखा सरोगेट कंपनीज आई थी, जो कि बेसिकली बेटिंग वेबसाइट्स थी, लेकिन किसी और नाम से आगे होती हैं ताकि वो, क्योंकि यहाँ पे इलीगल है बेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनली और बेटिंग एक्ट के तहत पाकिस्तान में, तो वो इस तरह चल रही थी। तो दैट वाज दोज वर बेसिकली द गैम्बलिंग साइट्स। उसमें अगर आपको याद हो, मुल्तान सुल्तान इन PSL 8 मोहम्मद रिजवान ने रिफ्यूज़ कर दिया था लोगो लगाना उस कंपनी का कि जी ये वो नहीं है मॉरल प्रिंसिपल्स पे। फिर देन बाबर आजम को ऑफर हुई थी 250 मिलियन रुपीज़ ईयर वन ऑफ द कंपनीज की तरफ से कि ये लगाओ, ही रिफ्यूज्ड। तो जब आप उनके उस पर चले गए तो फरिया अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, क्योंकि आउटले बहुत छोटा है क्रिकेटिंग आउटले, वी आर नॉट इंडिया कि इतनी डीप मार्केट्स हों, और
तो उसमें होता क्या है कि आपके इंटीग्रेटेड लोग हैं जो जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज में हैं, ब्रॉडकास्टर्स बहुत कम हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया था। ठीक, उसके बाद कमर्शियल एस्पेक्ट, हाँ कमर्शियल एस्पेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, जब कमर्शियल एस्पेक्ट वर्थ बिलियंस उनका साइड पे हो गया कि बैन कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फेडरल मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरोगेट कंपनीज के बिजनेसेस को और ब्रांडिंग को और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। जब वो बैन हुई तो बहुत सारों का बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो हैं वो नीचे चले गए। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विलन बन गए। इंडिया में ये हो रहा था जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बाबर आजम को से कनेक्ट करने के बजाय एक तीसरे बंदे से कनेक्ट हो रहा था विद इन द टीम। सो दैट वाज वन थिंग। अब आपने सॉफ्ट वाली बात की, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये लड़के इतने शायद टैलेंटेड थे नहीं। बाबर आजम एज ए कैप्टन बात मैं कर रहा हूँ, प्रॉबेबली ही वाज नेवर अ डिजर्विंग कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। वो भी विम्सिकैलिटी पे हुआ था। वो क्या हुआ था कि सरफराज अहमद वाज कैप्टनिंग एंड कैप्टनिंग पाकिस्तान वेल, T20s में बड़ा सक्सेसफुल था। वर्ल्ड कप में एक सेमीफाइनल में हमारे जबकि प्राइम मिनिस्टर ने, ऑब्वियसली ही वाज हिमसेल्फ अ लेजेंडरी क्रिकेटर, उनका माइंडसेट था कि बड़े मैचेस में ऑपोजिशन जो है उसको बॉलिंग करो और ख़ुद पहले बैटिंग करो। तो जो हमारा इंडिया के साथ मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर वर्ल्ड कप 2019, वहाँ पे सरफराज ने उसके ऑपोजिट कर दिया और इंडिया को पहले खिला दिया एंड पाकिस्तान लॉस्ट एंड दे वर बैटर्ड। उसके बाद ही बिकेम अ विलन एंड ही वाज विंच्ड आउट ऑफ द सिस्टम। हालांकि उस वक्त ही वाज द बेस्ट T20 कैप्टन, पाकिस्तान में मोस्ट सक्सेसफुल था। और अभी बाबर आजम में इंटरेस्टिंगली अच्छा, बाबर आजम क्योंकि बहुत ब्रिलियंट बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन है, ये मैं उसको यहाँ तक कह दूंगा ओपनली कि प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल जनरेशंस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये उसका कैलिबर है एज ए बैट्समैन, वो अट्रैक्ट करता है। उसने ना कभी क्लब की कप्तानी की हुई थी, ना कभी उसने फर्स्ट क्लास की कप्तानी की हुई थी। आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, जी बेस्ट प्लेयर जो है वो कप्तान होना चाहिए, आपने उसको कप्तान बना दिया। सो ही वाज अ रॉन्ग चॉइस। कप्तानी में टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक पार्ट तो होता ही होता है, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी, मैन मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेबिलिटी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारा कुछ करना होता है। थोड़ा सा सख्ती भी जरूरी होती है ऑब्वियसली। मैन मैनेजमेंट आ गया ना कि आपको शायद मैंने पोलाइटली कहना है, लेकिन दूसरे को मैंने जो रगड़ के कभी पोलाइटली कहना है, कभी रगड़ा भी लगाना है। अच्छा, ये सिर्फ क्या कर सकते थे, ही ऑलवेज ट्राई टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ परफॉर्मर। ये हो गया। अब मुझे एक और चीज़ बताएं आप, यू विल बी शॉक्ड टू नो, 1992 पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता इमरान खान कैप्टन। अभी टीम लाहौर नहीं पहुंची, अभी सिंगापुर है ट्रांजिट पे, वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। सो ही वाज अ शार्प गाय, ही न्यू, ही जस्ट टेंडर्ड हिज रिटायरमेंट एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इमीडिएटली आफ्टर हैविंग वन द वर्ल्ड कप। 96 में वसीम अकरम जो हैं वो कप्तान थे, ठीक है। 96 और 99 के वर्ल्ड कप के दरमियान को 5-6 कप्तान आए थे, राशिद, मोइन, अपना ये आमिर सोहेल, रमीज राजा, ये सारे। 99 में वसीम अगेन कप्तान थे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। दैट वाज द लास्ट टाइम वी एवर प्लेड अ फाइनल, यानी 25 साल हो गए। उस फाइनल में उसके बाद कौन था कैप्टन? 2003 में वसीम तो नहीं था, वकार था। 2003 खत्म हुआ, वकार गायब था। 2007 इंजमाम था। 2007 खत्म हुआ, इंजमाम गायब था। 2011 शाहिद अफरीदी था। चेंजिंग कैप्टन्स। यस, मैं उसी तरह आपको लेके आ रहा हूँ। 11 में शाहिद, 15 में मिसबा, 19 में सरफराज, 23 में बाबर, और बाबर भी गया। सो चेंजिंग कैप्टन एक सेमीफाइनल खेले हैं 25 ईयर्स में। 24 साल 25 साल में एक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, ओनली वंस इन एन ODI वर्ल्ड कप। सो दिस मींस इट इज अ फेल्ड रेसिपी। बेहतर ये है कि आप चेयरमैन रिप्लेस कर दें। रीजन आई विल एंडोर्स दैट। और उसका रीजन क्या है फरिया, कि वी डू नॉट हैव, देखें अब जो गेम है ना, इट इज़ एन इंडस्ट्री। ये वो वाले पहले जब फ्लेबॉयंस में हमारे पास भी नेचुरल टैलेंट था, उनके पास भी होता था। वी यूज्ड टू मीट देम हेड ऑन, इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती थी, हम भी जीत जाते थे, हार भी जाते थे। सो यू आर सेइंग इट्स नॉट ऑल अबाउट टैलेंट एनीमोर? नो, इट इज स्किल तो बहुत 25% रह गया है। इट इज़ आपको सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स हैं, टेम्पलेट्स डिफाइन हो गए हैं, मॉडर्न टेम्पलेट्स क्या हैं, डिफेंस किसने करना है। अब अगर विराट कोहली की आप पूरे वर्ल्ड कप में बैटिंग देख लें, इट इज़ नॉट विराट कोहली इज़ वर्सटिलिटी। उसको एक रोल दिया गया कि तुम्हारे इर्द गिर्द सारे रैली अराउंड करेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले योर ओन गेम।
दैट इज़ हाउ साइंटिफिक हो गई है। फिर उसके बाद सिचुएशनल एनालिसिस होते हैं, रियल टाइम डाटा आ गया है, मैचअप्स होते हैं कि आपको पहले ही पता होता है यार केशव महाराज इधर बॉलिंग करेगा, मैंने ये करना है, इस पिच पे इतना बाउंस होगा, इतनी डिग्री ब्रेक होगा। ये सब हमारे कोच नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वो क्या आपने डेवलप ही नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास स्टेडियम नहीं है। 2025 में आईसीसी के आप होस्ट हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, आपके मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग के स्टेडियम्स नहीं है। यू डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डू नॉट हैव द प्लेयर पाथवेज, यू डू नॉट हैव डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी आपने बात की थी डिपार्टमेंट्स की, आप कंफ्यूज रहे कि डिपार्टमेंट्स होंगे या रीजन्स होंगे। जिस वक्त आपने डिपार्टमेंट्स को बैन किया उस वक्त डिपार्टमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट थे, क्योंकि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स थे, आपकी जितने भी रीजन्स हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं हुए, वो कंट्रोल में है पीसीबी के, और पीसीबी के चंदे पे चलते हैं, पैसों पे, डोनेशंस पे चलते हैं। उन्होंने अपनी सेल्फ फाइनेंस बेसिस शुरू ही नहीं की, उनके अपने स्ट्रक्चर्स ही नहीं बने। ठीक हो गया? तो अगर वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है तो वो पीसीबी पे डिपेंडेंट है, तो सेंट्रलाइज पावर पीसीबी के पास है। आप ये कह रहे हैं कि ये होना ही था जो हुआ इस वर्ल्ड कप, इससे ज्यादा बुरा होगा। आपका ये हॉकी और स्क्वॉश इसलिए नहीं बनी कि इसमें आपको 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से आ जाते हैं बीइंग द फुल मेंबर। अगर वो पैसे ना आए, you are in trouble because you do not have any revenue generation, return on investment, product development, brand development, players के साथ communication नहीं है, players की grooming नहीं है। अब साउथ अफ्रीका को देखें, वो 400 रन कर देते हैं पहले बैटिंग करते हैं, वो टेम्पलेट चेंज हो गया। इंडिया को देखें, रूथलेसली अनरिस्पॉन्सिव, नॉन रिस्पॉन्सिव पिचेस पे भी वो बॉलिंग कैसी कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको देखें, ग्लेन मैक्सवेल को अकेला ही 91 for 1 से लेकर 200 कर दिया उसने। तो ये मॉडर्न क्रिकेट वो है जिसमें स्विंग ऑफ द बैट है, लेटरल मूवमेंट है, डायनामिक्स हैं, सुपर फिटनेसेस हैं, स्ट्रेटजी है। वो लड़के, बाबर आजम अगर 20 साल एक तरीके से खेला है, वो 5 महीने में तो ये सब कुछ नहीं करेगा। ये तो आपका बेटा जो 10-12 साल का है, उसको एक आप स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे जहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोचेज होंगे। बेसबॉल टेक्निक क्या है इंग्लैंड की? अच्छा, अभी इंग्लैंड फिनिश्ड प्रिकेरियस पोजीशन में, नंबर 7। उन्होंने क्या किया है? वही कैप्टन है, 3-4 चेंजेस किए, उनका बेंच था। उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, विच डिड नॉट वर्क आउट। Now they have identified they are going to rectify in West Indies. They'll be back with the bat. So ये तो बात क्लियर हो गई कि कुछ it will change nothing. आपका कैप्टन आपने चेंज कर दिया। अब अगर मैं एक और, मुझे अनजस्ट नहीं होना, एक तो ये फेलियर है कंप्लीट chaotic पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन। Can we say cricket is dying in Pakistan? It will die unless until sports management experts, कॉर्पोरेट savvy, जिनको क्रिकेट का भी पता हो, जिनको मार्केट की डायनामिक्स का भी पता हो, जो ऑनेस्ट डिसीजंस लें, इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट डिसीजंस लें, वो अगर नहीं आके आप रीवैम्पिंग नहीं करेंगे, रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे अपने सारे सेटअप को, आपका टोटल एडहॉक एलिमेंट होगा, इंडिविजुअली एक आधी ब्रिलियंस हो जाया करेगी। अच्छा, अब आपने ये जो कैप्टन रिप्लेस किए हैं, इज़न्ट इट शेमफुल कि आपके पास ये पावर्स भी नहीं थी कि आप सैक कर सकें कैप्टन को, बिकॉज आप डे टू डे वर्किंग है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ मिस्टर ज़काश्तर जो इशू किया था इन्होंने फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इंटरवेंशनल कोऑर्डिनेशन ने। आपने बैक एंडेड प्रेशर देके उसको कहा कि वो छोड़ता तो फिर आप रिप्लेस कर सकते, वरना आप नहीं कर सकते, बिकॉज आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज यू डू नॉट हैव द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसीलिए मिकी आर्थर को सैक नहीं कर सके, ग्रांट ब्रैडबर्न को सैक नहीं कर सके, तो उनको आपने रीशफल करके अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेज दिया। सो आप मुझे ये बताइए कि आप अभी उसने अभी अनाउंस किया है और 2 घंटे में आपके पास टेस्ट कैप्टन भी था और T20 कैप्टन भी था। इसका मतलब है इंट्रीग हो रही थी, और दोनों वाइस कैप्टन नहीं थे, और दोनों नेचुरली इवॉल्व नहीं हो रहे थे कि अप्रेंटिस हो बाबर के कि उन्होंने कैप्टन बनना। सो दिस मीन्स कि इट वाज प्री मेडिटेटेड कि इनको कप्तान बनाना। अब मुझे बताएं, शान मसूद, येस एन एजुकेटेड बॉय फ्रॉम ब्लू ब्लडेड है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, ही मे नॉट बी अ ब्रिलियंट क्रिकेटर, बट ही इज ए क्रिकेटर जो कि प्रोग्रेसिव है, हमेशा से न्यूट्रल है, नॉन कंट्रोवर्शियल। यहाँ पे कोई रिश्तेदारियाँ, कोई प्रेशर, वो अब शाहिनशाह अफरीदी की फिटनेस किसी ने एसरटेन की जी। 145 से वो 130 पे आ गया बॉलिंग करते हुए वनडेज में। ऐसे लग रहा था उसका नीस अभी भी सस्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो राउंड द विकेट आता था और अपने आप को बचाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से वो लेंथ कंट्रोल नहीं होती थी और डायरेक्शन नीचे चली जाती थी। क्या वो 19-20 T20 इकट्ठे खेलेगा? क्या किसी ने उसका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट देखा? ठीक है, वो लाहौर कलंदर से T20 वो कप्तान रहा और वो जीते, बट डज ही हैव इन हिम टू एक्चुअली लीड पाकिस्तान in 2024 World Cup in US and the West Indies? Anyway, you are saying कि ये तो है ही frivolous exercise. कैप्टन के चेंज होने से तो कोई, हमने अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया. So then it comes to selectors, it comes to PCB chairman, it comes to other. मैं और आसान कर देता हूँ. आप बॉस हैं और आपकी पॉलिसीज फेल हो गई हैं.
आपके नीचे जो टीम है मैं आपको हटा देता हूँ, मैं वही टीम रखता हूँ, कितने % चांस है कि वो टीम डिलीवर करेगी अंडर अ न्यू बॉस? क्योंकि वो टीम की कैपेसिटी नहीं है, वो टीम की लिमिटेशंस हैं, टीम के पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है तो कैप्टन क्या कर लेगा? एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, यू कैन आंसर इफ यू विश। अगर नजम सेठी होते पीसीबी चेयरमैन तो क्या कुछ फर्क होता रिजल्ट? इनसे बहुत बेहतर होते। ओके और उसका रीज़न ये है, नजम की भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन नजम की जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, ही इज़ अ वेरी शार्प मैन, कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है और एक्सपोजर बहुत है। एंड देन उनकी जो स्टाइल था, उनका लाइफ स्टाइल और जो जिस इन्वायरमेंट में वो इवॉल्व हुए हैं, काफ़ी लिटरेरी इन्वायरमेंट, काफ़ी एक्सपोजर था, ही कुड टेक डिसीजंस एंड ही कुड टेक सर्टन aggressive decisions. But Ramiz Raja was a cricketer. Okay, Ramiz Raja again आपने टाइम नहीं दिया तो बड़ा ज़्यादती होगी रमीज़ के साथ भी कि उनको अगर मैं प्रेज करूं या उनको मैं क्रिटिसाइज करूं, बिकॉज ही डिडंट गेट द टाइम एक्चुअली टू कम अप विद व्हाट ही हैड इन हिज माइंड। अब ये जूनियर प्रीमियर लीग के जी 1 बिलियन खर्च दिया, वो लड़के किधर चले गए? वो लड़के इसलिए चले गए क्योंकि रमीज़ भी चले गए। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूटी रखते उसकी पॉलिसीज़ में तो शायद वो बेहतर हो जाता। तो देखें, मैं उन लोगों को समझता हूँ कि वो रन कर सकते हैं इस क्रिकेट को जो प्रैग्मेटिक भी हों, बोल्ड डिसीजंस भी लें। आप 4 डिसीजन लेंगे, 2 बैकफायर करेंगे, बट 2 जो प्रोग्रेसिव डिसीजंस होंगे वो आपको आगे लेके चलेंगे। आपको भी ऑब्वियसली यू सच अ ह्यूज क्रिकेटिंग फैन, यू अंडरस्टैंड क्रिकेट, आपको दुख होता है? ये मैं एक आम पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब फ्रस्ट्रेशन होती है जी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों फ्रस्ट्रेशन होती है। 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया लॉस्ट टू बांग्लादेश एंड देयर क्रिकेट वाज एट द लोएस्ट। और उसके बाद उन्होंने आके सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मार्केट को टैप किया, अपना रेवेन्यू बढ़ाया, उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया उन्होंने के दूसरे फाइनेंशियल मॉडल्स के साथ, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग आई। इंडियन प्रीमियर लीग को मशहूर करने के लिए कि जो ज़्यादा कॉमनली पॉपुलेशन जो है मैस फॉलोइंग थी वो बॉलीवुड की थी, उसके साथ इंटीग्रेट किया, एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट से जब रेवेन्यू में मनी स्पिनिंग आई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे इंपोर्ट किए बाहर से, जितने भी HR एक्सपर्ट्स थे या जितने भी टेक्नोक्रेट्स थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हुए, उन्होंने जो है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स किए। उसके बाद उन्होंने पूरा एनालाइज किया और उन्होंने उसके बाद ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अपनी रणजी ट्रॉफी, उसको रीइंफोर्स किया, विजय हजारे ट्रॉफी, T20 क्रिकेट, उस सारे को एक उसमें लेके आए स्टैंडर्ड। सो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट यू नीड टू गेट बैक। लाइक और इससे भी बेहतर एक केस स्टडी है कि साउथ अफ्रीका बैन हो चुका था फ्रॉम 1969-70, कोई इंटरनेशनल टीम नहीं जाती थी। उन्होंने बड़ा स्पॉन्सर उस ज़माने का, अब तो खैर मैं नाम भी ले लूँगा, बेंसन हेजेस, क्योंकि टबैको बैन हो गया हुआ। तो उन्होंने वो स्पॉन्सर से स्टेडियम्स बनवाए, फिर उन्होंने रेबल टूर्स किए, उन्होंने इंटरनेशनल टॉप प्लेयर्स को लालच दे के फाइनेंशियल वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इंग्लैंड बुलाए और एक क्रिकेटिंग कल्चर इवॉल्व किया। और वो दे डिड नॉट स्लीप। By the time they were taken back into international cricket, वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंचे थे 92 वर्ल्ड कप के। So immediate 5 steps क्या करें अभी? कैप्टन को तो ऐसे ही चेंज कर दिया। जो पहला काम है ना, जो ये अभी 1 साल से इन्होंने नहीं किया और ज़कात शाह साहब का दूसरा टेन्योर शुरू हो गया, इनका जो मैंडेट है वो ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाओ, उसके बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चेयरमैन लेके आओ PCB का, जो सारों को एक्सेप्टेबल होगा, फिर वो अपनी पॉलिसी बनाए। फिर आपके नी जर्क रिएक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मिड टर्म और शॉर्ट टर्म जो है अपने गोल्स देख लें, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है उसमें लॉन्जेविटी डालने के लिए, उसमें इम्पेनेट्रेबिलिटी डालने के लिए आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रीइंफोर्स करना होगा। आपको एक्चुअल कोचेस लगाने पड़ेंगे जो कि निचले लेवल पे जो है प्लेयर्स को, फिर आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा यार आपने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। कौन से कोच आपकी नज़र में बेहतर है? अभी इनिशियली शायद पाकिस्तान में कम है, लेकिन आई एम अगेंस्ट मिकी आर्थर्स एंड ये लोग आते हैं और हेड कोच बन जाते हैं। नो, गेट देम एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस जहाँ पे ये रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि वो टेक्निकली बड़े सैवी होते हैं और वो आपको पता ना बड़े मैंडेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो उनको आप सिस्टम्स में लेके आएँ, रीजन लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और वहाँ पे अपने जो आपके स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स, उनको आप ट्रेन द ट्रेनर्स उनके साथ जो है ट्रेनिंग करवाएं। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ये तो अभी जल्दी ठीक होता नहीं लग रहा है। आपके साथ फील्ड हॉकी में क्या हुआ था? आज तक लोग जो समझते हैं कि हॉकी ख़त्म हो गई है, आज मैं आपको आपके टीवी पे बता देता हूँ कि आपने प्रपोज किया कि इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऑस्ट्रो टर्फ होनी चाहिए।
पाकिस्तान ने प्रपोज किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। आपके पास एक ऑस्ट्रोटर्फ कराची में लगा रह गया, हॉलैंड ने 500 लगा लिए, इतना सा नेदरलैंड्स था। उसके बाद जब डायनामिक्स आई, स्पोर्ट्स साइंस आई, बायोमैकेनिक्स आई, तो उन्होंने न्यूट्रिशन और बॉडी स्ट्रेंथ्स को इन्हांस कर लिया। आपके लड़के अभी भी जो पहले 4 क्वार्टर्स खेलते हैं वो स्किल पे बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बाद एग्जॉस्ट होकर गिर जाते हैं क्योंकि एंगुलर हॉकी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा, आपके पाकिस्तान क्रिकेट में रिहेबिलिटेशन नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल नहीं है। आपने मोहम्मद हसनैन को तबाह किया, आपने नसीम शाह को तबाह किया, आप देखती जाएँ, आप वो लड़का एहसानुल्लाह जो है उसको मिसडायग्नोज किया। तो हाउ विल यू एक्चुअली, आपको प्रायोरिटी नहीं पता कि यार म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने से पीएसएल से क्रिकेट ठीक नहीं होगी, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट रखने से, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट रखने से और मेरे पास लेटेस्ट ट्रेनिंग मशीन्स होने से मेरे लड़के जो हैं ये प्रिजर्व होंगे, इनका वर्कलोड मॉनिटरिंग होगी, इनकी मुझे इंजरी एवेल्यूएशन होगी, प्री इंजरी एवेल्यूएशन होगी, तो मैं इनको आगे यूटिलाइज कर सकूँ। तो हॉकी खत्म हुई तो चले क्रिकेट ने उसको टेक ओवर तो कर लिया, क्रिकेट खुदा न खास्ता जाती है तो कौन टेक ओवर करे? और मुझे इतना अफसोस है जी, क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, इवन इन पाकिस्तान इट्स अ पैशन, क्रिकेट इज अ बाइंडिंग फोर्स। आप और मैं लड़ रहे होंगे, आप पीपल्स पार्टी की होंगी, मैं फलानी पार्टी का होऊंगा, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट हम दोनों बैठ जाएंगे, हम दोनों बाबर आजम के फैन होंगे। सो ये यूनिफाइंग फोर्स, इट्स अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। फिर इसमें इतनी इंटेल्ड इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई हुई है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग है, इसमें प्रोडक्शन है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यू नो शो रील्स हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, NFTs हैं। ये ह्यूज इकोनॉमिक इम्पीटस भी दे सकता है आपको, प्रोवाइडेड किसी का फोकस हो और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हो। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक मुस्बत खबर सामने आई है। IMF और पाकिस्तान के माबैन स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। दिसंबर में IMF बोर्ड जो है इस मुआहिदे की बाकायदा मंजूरी दे देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज की दूसरी किस्त मिल जाएगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने के बाद आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 86 पैसे की कमी के बाद 287 रुपये 38 पैसे पर आ गई। स्टॉक मार्केट में भी आज मस्बत रुझान देखा गया, जहां 100 इंडेक्स 700 पॉइंट्स के इजाफे से 57,400 की सतह पर पहुंच गया। IMF ने मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर जो स्टेटमेंट दी है, लेट्स हैव अ लुक। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मुल्की पॉलिसीज़ में तसलसल और मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान ने मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट पर अमल जारी रखने का वादा किया है। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है, ताहम पाकिस्तान बैरूनी खतरों की जद पर है। सियासी और जोग्राफियाई कशीदगी और अजनास की कीमत में इजाफे से उभरने की कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत है। गैस और बिजली के शोबों में मजमूई गर्दिशी कर्जा GDP के 4% से बढ़ गया है और इस हवाले से फौरी इकदाम अहम है। पाकिस्तान अपनी GDP का सिर्फ 12% टैक्स जमा करता है, जो कि कम अज़ कम 15% होना चाहिए। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अरकान से खिताब किया। कुछ अहम स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने, लेट्स वॉच देम। आजकल सोना भी महंगा है, रोजमर्रा की अशिया भी महंगी हैं, खाने पीने के अखराजात भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा हैं। बच्चों की शादी का तसव्वुर करना भी आजकल लोगों को बड़ा मुहाल लगता है। मेरे जमाने में अगर किसी का 1200 रुपए बिल आता था तो उसका आज 15,000 रुपए बिल आता है। ये क्या हो गया है? ये कोई बरकत उठ गई है? तालीम महंगी है, बच्चों की कपड़े महंगे हैं, उनके जूते महंगे हैं, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने कभी इतनी महंगाई इतनी तेजी के साथ किसी मुल्क में नहीं देखी। डॉक्टर हफीज पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। IMF से मुआहिदा तय पाना निगरान हुकूमत को हम इसका क्रेडिट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी खबर आई ज़रूर है, और हमें यकीनन हमारी जो इस वक्त की केयर हुकूमत है उन्होंने कोशिश किया कि अभी इस पहले क्वार्टर में जो जुलाई से सितंबर का अरसा था कि जो अहदाफ दिए गए थे उनको हासिल करने की कोशिश की जाए और रिफॉर्म एजेंडा को जिस हद तक हो सके इम्प्लीमेंट करें। लिहाजा हमें इस बात की खुशी है कि बहुत अरसे के बाद IMF का एक रिव्यू कामयाबी से मुकम्मल हुआ
इसलिए कि पिछले IMF प्रोग्राम तो तकरीबन आधा वक्त सस्पेंशन में ही रहा था। तो ये स्टैंड बाय फैसिलिटी अब इस वक्त चल रही है और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में हमें देखना है कि क्या फर्दर प्रोग्रेस होता है। जो IMF ने प्लीज कंटिन्यू, जो IMF ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि आइंदा चंद माह में महंगाई कम होगी, हाउ रियलिस्टिक इज दैट? बात दरअसल ये है कि IMF ने इस चीज को इस बात पे बेस किया है शायद कि हमारा शरह नमू जो है वो इंशाल्लाह इस साल तकरीबन 3% तक हो जाएगा और इसके नतीजे में जो सप्लाई शॉर्टेजेस पिछले साल थे, ख़ास तौर पे खाने पीने के अशिया में सैलाब की वजह से ख़ास तौर पे, वो इस वक्त इतनी कमी शायद ना हो। और दूसरी वजह वो ये शायद सोच रहे हैं कि रुपए की जो कदर है वो ऑलरेडी आपने देखा कि अक्टूबर के महीने में काफ़ी मुस्तकम रही, फिर गिरना शुरू हुई है थोड़ा, और आज तो जिस तरह आपने कहा कि वैल्यू में इजाफा हुआ है, तो उसकी ये पिछले साल रफ्तार जो थी कमी की वो 42% थी रुपए की कदर में गिरावट। इंशाल्लाह इस साल इसके बिल्कुल इतने ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम सब का अंदाज़ा ये है कि साल के एंड तक इंशाल्लाह हमारा जो अफरात ज़र की रफ्तार है वो 20% से कम हो जानी चाहिए। इस वक्त वो तकरीबन 30% की रेंज पे है। राइट और हमने देखा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक दफ़ा फिर टैक्स वसूली की बात की, ये बार बार उजागर की जाती है, पाकिस्तान में भी बार बार ये बात कही जाती है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 15% होना चाहिए, जबकि मौजूदा 12% है। हमें टैक्स टू GDP शरह खुद से ही बढ़ानी नहीं चाहिए और IMF हमें डिक्टेट करेगा इस पर? बात दरअसल ये है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द IMF ने गलत आदाद शुमार पेश किए हैं और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वो इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। पिछले साल टैक्स टू GDP का रेशियो खींच खांच के अगर हम पेट्रोलियम लेवी को भी ले लें टैक्सेस में, जबकि हुकूमत उनको नॉन टैक्स में लेती है, अगर उनको हम उसके बावजूद टैक्सेस में कर लें, इसलिए कि सेल्स टैक्स कम किया गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पेट्रोलियम लेवी लगाने के बाद, तो इस वक्त पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो 10% है, 12 नहीं है। इतनी बड़ी गलती IMF करे, मैं इस बात पे हैरान हूँ। और अलबत्ता ये मुनासिब है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल टैक्स टू GDP रेशियो अगर हम चाहें तो अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाएं, जिसका जिक्र IMF के MD ने किया है, तो उसके नतीजे में यकीनन 3 से 4% GDP का बहुत तेजी से इजाफा हो सकता है। यानी कि हम तकरीबन आप ये देखिए कि अगर हम 3% बढ़ाते हैं तो 3000 अरब के लगभग एक्स्ट्रा रेवेन्यू हम हासिल कर सकते हैं। हमारे टैक्स के निज़ाम में इतने मराद, इतने कंसेशन, इतने एग्जेम्पशन हमने अपने मुल्क के शुरफा यानी कि एलीट को दिए हुए हैं, खास तौर पे प्रॉपर्टी पर, रिटेल सेक्टर को, एग्रीकल्चरल इनकम को वगैरह वगैरह। तो अगर एक वक्त आता है और हम खुद अपने निज़ाम को ठीक करते हैं और अदम मसावात की तरफ ले जाते हैं, तो इंशाल्लाह यकीनन टैक्स टू GDP रेशियो बहुत बढ़ सकता है। राइट ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल या SIFC पर भी कुछ पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन उठाए हैं IMF ने, हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए बात यह है कि हम सब का ख्याल यह है कि अगर किसी तरह से आपको इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेशन करनी है तो हमारे अपने आइन में एक बेहतरीन काउंसिल मौजूद है जिसका नाम है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये आइन 73 के आइन में मौजूद है, आज तक मौजूद, और इसको एक्टिवेट करना है। और ये इसमें बिल्कुल क्लियर इसको मैंडेट दिया गया है कि सारे पॉलिसीज इनकी डोमेन में है ना, इसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह सब बैठते हैं। तो इस वक्त SIFC को लाना, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। हमें अपने आईनी इदारे को आगे ले जाना चाहिए
और ये ऐसा ना हो, जिसका IMF को यकीनन कुछ इस बात पे उन्हें कुछ फिक्र है कि कहीं केस बाय केस डिसीजंस ना होना शुरू हो जाए, खास तौर पे बाहर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि डिपेंडिंग ऑन द नेगोशिएशंस ऑन द टेबल आप टैक्स के निज़ाम में तब्दीली कर दें, आप कुछ और छूट दे दें, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। अल्लाह के फजल से जब हमारा पार्लियामेंट आ जाएगा वापस, तो ये डिसीशंस वहाँ तक जाने चाहिए। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, SIFC कैन एक्ट एज ए फैसिलिटेटर बट शुड नॉट बिकम द फाइनल पॉलिसी मेकर। जो एक और बार बार खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गाज़ा जंग के बायस पाकिस्तान में अरब ममालिक की सरमायाकारी में अब डिले आएगा, जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये कितना रियलिस्टिक है ये खदशा? देखिए, बात यह है कि पिछले साल हमने एक चीज़ की थी, जब हमने दरामदात को फिजिकली कंट्रोल कर दिए थे, तो हमने साथ साथ ये भी किया था कि हमारे मुल्क में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बहुत अरसे से काम कर रही हैं माशाल्लाह, वो जो प्रॉफिट्स अपने भेजते हैं अपने मुल्क को, अपने हेडक्वार्टर्स को, वो हमने तकरीबन सारा फिजिकली रोक दिया, तकरीबन 80% कम कर दिया। ये बड़ा नेगेटिव सिग्नल जाता है। किसी फॉरेन इन्वेस्टर को इस सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात वो होती है जब वो अपने प्रॉफिट्स को अपने पास लाने में उसको दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाए। तो इसलिए भी नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में है। इस वक्त आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। एक वक्त ऐसा भी था कि ये $3.5-4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, खासतौर पर जब चाइना से इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अगर अब ऐसा नहीं है और अगर आप केस बाय केस चलते हैं तो देखिए क्या होता है। SIFC को एक विदिन पॉलिसी फ्रेमवर्क काम करना चाहिए, हमारी गुजारिश है। मगर अगर वो वाकई कामयाब होते हैं फैसिलिटेशन में, तो यकीनन आगे बढ़ना चाहिए। राइट अब मैंने अभी स्टेटमेंट भी चलाया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का, वो बार बार एक बात पे स्ट्रेस करें कि हमने 2013 से 2017 के दौरान डॉलर को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। ही इज़ टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट, और लग भी रहा है कि मोस्ट लाइकली कैंडिडेट टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जबकि दूसरी तरफ हमने IMF को ये गारंटी दी है कि डॉलर को मसनूई कंट्रोल नहीं करेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून जो ये बात कर रही है आकर इक़्तिदार में, लेट्स से अगर वो आते हैं, तो डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे लाइक दे डिड इन 2013 एंड 2017? इज इट पॉसिबल? मेरी गुजारिश ये है, और मैं एक ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर बात करता हूँ, हालांकि इस सवाल का एक सियासी पहलू है। देखिए, बात यह है कि 2013 से 2018 तक जब पिछली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो यकीनन उन्होंने रुपए की कदर को एक तरह से मुस्तहकम रखा, 104 रुपए फी डॉलर पर लगभग। मगर उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आपका जो तिजारती खसारा है वो आसमान तक पहुंच गया, और आखिरी साल 2017-18 में हमारे तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 20 अरब डॉलर हो चुका था। और इसको फाइनेंस करने के लिए, और उससे पहले भी सालों में जो गैप था, जिस तेजी से उस हुकूमत ने बोरोइंग की, और ख़ास तौर पे जो कीमती बोरोइंग है, यानी कि बॉन्ड्स फ्लोट किए, कमर्शियल बैंकों से पैसे लिए, उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारी डेट सर्विसिंग लायबिलिटीज में इजाफा है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, यस, दे मेंटेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी बट एट अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट। इंपोर्ट्स एक्सप्लोडेड और एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, और रिकॉर्ड डेफिसिट हमारे सामने आए। राइट इस वक्त हम देख रहे हैं रवा हमारी साथ $6.5 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत है। IMF ने इसके लिए गारंटी मांगी थी जो कि UAE ने IMF को दे दी है।
अब हम ये कह सकते हैं कि वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन, जो डिफॉल्ट के खतरे की बातें की जाती थी वो अब नहीं है। IMF ने अपने जो प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें दबे दबे अंदाज में एक बड़े खतरे की निशानी की है। वो क्या है? वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हमें इस बात की परेशानी है कि पाकिस्तान में इस वक्त बाहर से पैसे आने की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। कर्जों का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह, तकरीबन जो इस वक्त हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, हमारी ज़रूरियात इस साल की आपने $6.5 अरब का जिक्र किया है। IMF और दूसरे एस्टिमेट्स का अंदाज़ा ये है कि हमें तकरीबन 20 अरब डॉलर चाहिए इस साल, और वो भी रोल ओवर्स के बाद। तो ये 20 अरब डॉलर को हासिल करने के लिए हर महीने 1.5 से ज़्यादा अरब डॉलर आने चाहिए। और हुआ ये है कि पहले 4 महीने में जो आगाज़ में हमें IMF से मिला और सऊदी अरेबिया से मिला, उसके बाद में रफ्तार ना होने के बराबर है। और IMF ने खुद इस परेशानी का इजहार किया है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज ए प्रॉब्लम एंड इट माइट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान। तो हमें इस पे गौर रखना है। प्राइवेट क्रेडिटर्स तो पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम बॉन्ड फ्लोट नहीं कर सकते, इसलिए कि उसका डिस्काउंट बेतहाशा होगा। दूसरी तरफ फॉरेन कमर्शियल बैंक्स भी आपको देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बेपनाह गिर चुकी है। IMF प्रोग्राम होने के बावजूद आपकी क्रेडिट रेटिंग में कोई बेहतरी नहीं आई है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हम तो ये होप कर रहे हैं कि हमारा माशाल्लाह जो जादू की छड़ी है SIFC, वो 25 अरब डॉलर ले आए तो सारे मसले खत्म हो जाए। राइट। डॉक्टर हफीज पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। साइफर केस में सबरा तहरीक इंसाफ का ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट को 4 हफ्तों में समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल रोकने के हुक्म में 4 दिन की तौसीह कर दी है। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये केस ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है कि अगर इसमें कोई भी फैसला हुआ तो सरबराह तहरीक इंसाफ को उम्र कैद या मौत की सजा भी हो सकती है। यह बड़ा सवाल बन चुका है कि ट्रायल कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के 1 रुकनी बेंच का हुक्म तस्लीम करके 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करेगी या फिर 2 रुकनी बेंच का फैसला माना जाएगा। आज सरबराह तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का भी इजहार कर दिया। बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके जितने भी केसेस चीफ जस्टिस के सामने मुकर्रर हुए हैं उनमें एक ही तरह के फैसले आ रहे हैं, इसलिए उनको अब चीफ जस्टिस पर इतमाद नहीं रहा। ये सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। ऐसे में जो बैकग्राउंड एफर्ट्स हैं फॉर रिकन्सिलिएशन और फॉर ए न्यू सोल्यूशन, मोहम्मद दुराई साहब अभी भी उनको लीड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुराई साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। दुराई साहब, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, वो जो खबर छपी कि आपकी कोई मुलाकात हुई है जेल में, वो आपने तरदीद कर दी है उसकी, एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल। सो अभी तक आपने एक दफ़ा भी मुलाकात नहीं की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से? देखिए, मुलाकातों का अहवाल तो रोज आपके सामने आ ही जाता है। आजकल तो उनकी जजिस से और वकला से ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं। अब आप उनको मैसेज भिजवा देते हैं या उनके थ्रू, वकला के थ्रू किस तरह से बातचीत कर रहे हैं उनसे? मेरा तो बातचीत तो क्या, मतलब हमें तो एक फील ही चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इनिशियली जिस सिलसिले में वो लोगों से डिस्कस किया था जो उनसे मिलते हैं, वो तो यही था कि रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस पे ओपिनियंस क्या हैं। तो उस वक्त तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव ओपिनियन थी, लेकिन जहां तक लीगल केसेस का ताल्लुक है, अब ये वो मामला है जिसको अदालत ने देखना है और उनके वकला ने उसको देखना है और उसके बाद तारीख देखेगी उसको।
राइट। सो ये जो बात हुई है कोर्ट में, ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। उम्र कैद, सजाए मौत, ऑब्वियसली सीरियस चार्जेस भी हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह पर। डू यू फील कि पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है, तारीख दोहराई जा सकती है, इस कदर सख्त सज़ा हो सकती है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को? असल में इंसाफ के लिए जो सबसे पहला तकाजा होता है कि अगर इंसाफ हो तो वो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। दूसरी चीज इंसाफ की ये रिक्वायरमेंट होती है कि इंसाफ की ये बिल्कुल इस चीज में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो इंसाफ जो है वो कानून और कानून के दायरे में हो। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तरफ तो सियासी गर्द बहुत ज्यादा है, सियासी टकराव बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ केसेस जो हैं उनकी भी सीरियसनेस बहुत ज्यादा है, और जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें बड़ी शदीद डिवाइड पाई जाती है, शदीद डिवाइड पाई जाती है। और पब्लिक को ये भी फील हो रहा है कि उनकी ओपिनियन के ऊपर से गुजर के बहुत सी चीजें जो हैं शायद उन पे इम्पोज होने जा रही हैं। तो ये जो सारी कैफियत है ये मेरे ख्याल में एक मुश्किल सूरत हाल है, और इसमें अदालतों के फैसले जो हैं वो यकीनी तौर पे माजी में जो फैसले आए हैं उनसे कौम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है जी। और फिर ये है कि हाइंडसाइट पे जाके अदालती फैसलों को जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उस वक्त जो है पानी पुलों से गुजर चुका होता है। तो इस वक्त जो मेरा जो सारा ये एफर्ट है कि कम से कम जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर एक ऐसी हमआहंगी लाई जाए कि जो भी सिचुएशन बने उसके अंदर जो है मजीद तकसीम के बजाय किसी हद तक रिकन्सिलिएशन की फिजा हो, और जमहूरी अमल है वो टकराव के बजाय एक मफाहमत की शक्ल अख्तियार कर ले, ताकि आइंदा जो भी फैसले हों या जो भी रास्ता अख्तियार किया जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस पैदा हो सके। मुफाहमत की अगर बात करें, इस वक्त तो दो तरफ लड़ाई थी ना। एक तरफ तो पीटीआई की तमाम ही जमातों के साथ चपकलिश थी, तमाम की तमाम जमातें पीटीआई ना पीटीआई उनके साथ बैठ रही थी ना वो उनके साथ बैठ रही थी, सो एक फ्रंट था। दूसरा महाजरों ने खोल लिया इदारों के साथ, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी था। इस वक्त जो खासतौर पर इंस्टीट्यूशन के साथ मुफाहमत है उसमें तो यही अंडरस्टैंडिंग है। आपने कहा कि पीटीआई चाहती है कि हो जाए मुफाहमत, लेकिन दूसरी तरफ से तो रेड लाइट है, वो एक शेर भी है कि दिल के किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हमें तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि अब वहाँ कोई नहीं लगता कि हालात ठीक हो सकेंगे। देखिए, उनकी तरफ से जो असूली मौक़िफ़ है, फिलहाल तो मैं उसी पे बात करूंगा। असूली मौक़िफ़ तो उधर से ये आ रहा है और बड़ा पब्लिकली आ रहा है कि इस मामले में फैसला जो भी करना है वो अदालत और कानून ने करना है, ये उनका असूली मौक़िफ़। दूसरी तरफ हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, और सियासत, उन्होंने जो फैसला करना है वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप में करना है, और उन्होंने जो भी सारे इश्यूज के ऊपर ओपिनियन लेनी है वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप में लेनी है। तो मैंने तो उसी रेफरेंस से कोशिश ये की है कि इस वक्त सब लोग खड़े होके एक तरफ देखने के बजाय आगे बढ़ने का सोच सकें और कुछ नई एंगेजमेंट्स हों और कुछ नई सूरतें हों। इस वक्त बैनुल अक़वामी हालात, हमारे अपने हालात, मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन, मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें बहुत चैलेंजेस हैं परिया। तो इस लिहाज से मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने अभी ये कहा है कि जी आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूसिव एवरीबडी they should sit together और they should come to this point कि इस सूरत हाल में हम अगली हुकूमत इलेक्शन के बाद जो बनाएंगे वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होगी, और जिसके अंदर तमाम पार्टीज जो है वो शामिल हों, और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अपना वज़ीर आज़म लाए और 30 की कैबिनेट हो, और उसके फौरी बाद जो है बल्दियाती कौमी सतह पे इंतखाबात कराए जाएं। देखें, अगर फेयर एंड फ्री हो गए और मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस चल पड़ा तो हम उसकी सूरत में
पूरी कौम की तवज्जो जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी और एक नुक्ते पे मरकूज होने के बजाय टकराव का और जज्बातियत का माहौल जो है वो एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं मूव। दुरानी साहब, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। आपने कहा 5 साल के लिए यूनिटी गवर्नमेंट हो और मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम देख रहे हैं ऑलरेडी जोड़ तोड़ हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी मुलाकातें कर रहे हैं, पहले अलायंसेस बन रहे हैं, अब इलेक्शन में भी नहीं गए, तो मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन इज़ कि जब आप एक जमात को बिल्कुल ही जगह नहीं देंगे, अब तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है उनको जगह नहीं मिल रही, तो कैसे होगी ये यूनिटी गवर्नमेंट? पीटीआई होगी नहीं, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं पीटीआई तो होगी नहीं इस इलेक्शन में। देखिए, मैं आपको साफ सी बात बताऊं कि मेरे कहने से कोई पार्टी निकल नहीं सकती। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ना किसी के निकालने से ना कोई पार्टी निकलती है और ना कोई पार्टी। तो आप भी फिर मुझे प्रेडिक्ट करके बताएं, आपके ख्याल से बल्ले का निशान होगा इलेक्शन में? मेरा तो ख्याल है कि बल्ले के निशान के ना होने का अभी तो कोई रास्ता नहीं है। बल्ले को रोकने के लिए कोई कानूनी चारा जो अभी तक ऐसी नहीं हुई, कोई रेफरेंस नहीं गया और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई इंतखाबी निशान जो है वो बैलेट पेपर से उतरा तो नहीं है। पीपल्स पार्टी पे सारे इल्जाम लगे, नून पे सारे इल्जाम लगे और मैं तो फिर भी ये खुदा वादी से सबक सीख लें। और वैसे तो हमारी तारीख तो यही बताती है कि हम तो वादी से सबक ना सीखने की कसम खा के बैठे हुए और यही है कि हमने पार्लियामेंट को जो है वो मतलब फैमिली कंसर्न्स का एक पूल बना दिया है। हम पार्लियामेंट को इंस्टीट्यूशन के बजाय हम एक जाती इस्तेमाल की चीज बना देते हैं। हम इलेक्ट होके आते हैं तो इलेक्ट होने के बाद हम फौरी तौर पे अपने पर्सनल इंटरेस्ट की ट्रेल जो है वो इतनी तेजी से चलाते हैं कि हमें मतलब स्पीड की उसकी रफ्तार से, साउंड की रफ्तार से जो है हम इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भाग पड़ते हैं। अब तो कुछ खत्म भी नहीं होगा, लेकिन यह है कि कुछ रहा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मतलब खुदा का खौफ तो पता नहीं हो ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम का ही मोहब्बत कुछ कर लेनी चाहिए, मुल्क की मोहब्बत कुछ कर लेनी चाहिए। चले मैं और इंसेंटिव दे देता हूँ कि चलो यार मुल्क की मईशत ही अच्छी कर लो, तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, इदारे बनाने पड़ेंगे, इदारा जाती सोच रखनी पड़ेगी, इंसाफ को लाना पड़ेगा। पिछली दफा खान साहब आए थे तो वो तो इंसाफ के नाम पे पार्टी लेके आए थे, लेकिन उन्होंने भी कसम खा ली थी कि यार मतलब इंसाफ को एक हद से आगे ना आने दिया जाए। अब उनके बाद जो आए हैं उन्होंने भी कसम खा ली है कि जनाब जितना उनका इंसाफ था उससे भी नीचे ले जाओ और मतलब इलेक्शन के अंदर भी किसी को ना आने दो या उसके रास्तों। तो ये जो सारे अमल है इसको पीटीआई वाले कोई एक्शन करेंगे तो अपना मुल्क का नुकसान, पहले भी मुल्क का नुकसान किए और कर लेंगे। नून वाले भी अगर इस वक्त पीटीआई का रास्ता रोकेंगे और बाकी पार्टियों का रास्ता रोकेंगे, वो अपना भी नुकसान करेंगे, मुल्क का भी नुकसान करेंगे, जमहूरियत का भी नुकसान करेंगे। हो नहीं सकता कि आप एक जमहूरी अमल के जरिए आ रहे हो और आप कहें कि मेरे अलावा कोई नहीं होगा। देखें, ये बादशाहत का कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं निकल सकता एक जमहूरी अमल के नतीजे। So, Durai साहब, do you see नवाज शरीफ as the next prime minister? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए जरिए आएंगे तो उनकी इज्जत होगी। अगर वो सिलेक्टिव प्रोसेस के लिए आएंगे, प्रोसेस के जरिए आएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए आएंगे और वो दूसरों को सफोकेट करके आएंगे, दूसरों के वोटर के हाथ और बाजू बांध के आएंगे, तो उनको बनने के बाद अपनी शक्ल से कराहत आएगी। मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी और ऐसी कोई हुकूमत शायद ना चल पाए जो एक कंपैरेटिवली, मैं कंपैरेटिव का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच रखने वाला आदमी, जो कंपैरेटिवली एक मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड की अपीयरेंस से ना निकली हुई होगी। पूरी दुनिया और पूरा सोशल मीडिया, पूरा मोबाइल फोन और पूरी घूमती हुई दुनिया जो है वो रुसवाई का निशान बना देगी। हमने 70 राइट, इंटरेस्टिंग। मोहम्मद दुराई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लेवल प्लेइंग फील्ड की अहमियत के ऊपर बार बार
हर कोई जोर दे रहा है। अहम यही है कि इलेक्शंस ना सिर्फ फ्री एंड फेयर हों, लेकिन कम से कम तासुर तो ये ज़रूर जाना चाहिए कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।